डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव और साथ में मैं एक चैप्टर लूँगा, प्रोबेबिलिटी ले लूँगा। तो दो चैप्टर का ये वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। जिसमें अब डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, आजकल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पहली चीज़, दो ही एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, या तो डिग्री फाइंड करने को आएगा या उसका ऑर्डर फाइंड करने को आएगा। अगर उसका भी क्वेश्चन नहीं आता है तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ निकालने को आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पक्के में आएगा, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या होगी? तो आपके सामने चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो पहली चीज, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसी को ले लेता हूं मैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम टाइम उसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे ये जो पावर होती है, इस पावर को इसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैक्सिमम इस डिफरेंशिएशन में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन से डिग्री पूछिए तो उस d/dx की, जो कि एक ऑपरेटर होता है, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो उसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे। तो जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितने टाइम उसमें डिफरेंशिएशन हुआ है, और डिग्री का मतलब होता है कि dy/dx की उस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है। तो ऑर्डर और डिग्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे एमपी बोर्ड में। इस ऑर्डर या डिग्री के अलावा क्वेश्चन आता ही नहीं है, या फिर आईएफ, ये 3 टाइप के टॉपिक है, तीनों में आ सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये एक क्वेश्चन आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ऑर्डर और डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उनको पता है एक सेपरेट वेरिएबल होता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो आपको सेपरेट वेरिएबल के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जिसमें आपको दिया है dy/dx इक्वल टू में e⁻x + y। तो सबसे पहले पावर ऐड है तो उसको अपन यहाँ पे dy/dx इक्वल टू में ये हो जाएगा e⁻x × e⁻y। अब यहाँ से अपन इसको सेपरेट कर लेंगे, तो dy को अलग कर लेंगे और dx को अलग कर लेंगे। तो ये 1 में e⁻dy और ये e⁻x × dx हो जाएगा। मैंने x वाली टर्म को dx के साथ कर लिया और y वाली टर्म को dy के साथ कर लिया है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो e⁻−y dy इक्वल टू में e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻−y का e⁻−y नीचे माइनस बनाएगा, इसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड करेंगे, ये e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c बचेगा। अब आप यहाँ पे तो इसको जो अपने पास बचा e⁻−y और यहाँ पे अपने पास इक्वल टू में e⁻x + c। आप चाहो तो इसी को यहाँ ऐसा भी रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसको उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे c को लिख लेता हूँ मैं, तो ये बचेगा e⁻−y + e⁻x, ये आंसर बचेगा। एक तरीका ये भी है कि आपके पास जो आंसर्स दिए हैं अगर आप उनका डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको ये मिल जाए, तो वो भी आपका एक आंसर हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो एक ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसको सेपरेट वेरिएबल बोलते हैं। तो उसमें x वाली टर्म को अलग करना, y वाली टर्म को अलग करना और डिफरेंशिएशंस इंटीग्रेशंस कर दोगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री निकालते आना चाहिए। जिन स्टूडेंट के पास आरबी त्रिपाठी की न्यू बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है, और जिन लोगों के पास ओल्ड बुक है 15 चैप्टर में, तो आप स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के वो भी कर लोगे तो ऑर्डर और डिग्री के आप एग्जाम्पल्स पढ़ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, जिसमें 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। और इस बात की मेरी गारंटी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। आप इस बात को कान खोल के सुन लेना। दूसरी कंडीशन, उसके और में होमोजीनियस आ सकता है या सेपरेट वेरिएबल, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म है।
और ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताएं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन दिया है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, IF क्या होगा। जैसे ही आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो आप समझ जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज x का इसमें डिवाइड कर देंगे। एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे dy/dx माइनस का बाय इक्वल टू 2x²। ये x का दोनों साइड डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी समझे उसको। तो ये माइनस का 1/x बाय इक्वल टू 2x बचेगा। इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था dy/dx प्लस का p बाय इक्वल टू q से कंपेयर करोगे। तो जब p और q की जो वैल्यू आएगी तो p इक्वल टू आएगा माइनस का 1/x, और q की वैसे जरूरत तो नहीं है IF में, पर फिर भी लिख देते हैं। IF का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू रख दो, IF इक्वल टू में e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx। -1 बाहर निकल जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो ये IF इक्वल टू में माइनस e की पावर log x हो जाएगा, और ये माइनस को log m की पावर n से अपन इसकी पावर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -1। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि e की पावर log होता है तो log हट जाता है, सिर्फ x की पावर -1 बचेगा, जिनको 1/x लिख सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा IF कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चंस। ये भी बोल रहा है फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें बाय डैश के फॉर्म में दिया है, बाय डबल डैश का स्क्वायर, बाय डबल डैश का क्यूब, बाय डैश बाय ये, इसको ट्रिपल डैश ले लेते हैं, दोनों एक जैसे हो जाए। अब ऑर्डर क्या होता है कि मैक्सिमम कितनी टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे बाय ट्रिपल डैश दिया है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। और इसमें बाय की जो dy/dx है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो देखो dy/dx अलग है, बाय अलग है, तो dy/dx की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 3 हो जाएगा, इसका डिग्री भी 3 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर और डिग्री वाला ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप अच्छे से कर लेना, आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से मैथी कॉलम आती है, उसी प्रकार 12th क्लास में इंटीग्रेशन के ही मैथी कॉलम आती है। ये 13 नंबर का 12th क्लास में आता है, जिसमें से 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये मेरी गारंटी कि इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले से ही आपको मैथी कॉलम आएगी। तो यहाँ पे जो इसके स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं 1/a² प्लस का x²। तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये स्टैंडर्ड फार्मूले जिससे मैथी कॉलम आएगा इंटीग्रेशन का। 1/, में अंडर रूट के अंदर a² माइनस का x² dx। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1/, में x अंडर रूट के अंदर x² माइनस का a² dx। तो इसका फार्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x/a। ये तीनों फार्मूले हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और फार्मूला होता है 1/, में अंडर रूट के अंदर अपने पास यहाँ पे x² माइनस a² dx। इंटीग्रेशन 1/, में अंडर रूट के अंदर x² माइनस a², या x² प्लस a²। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर x² माइनस a², जो जैसा दिया है वैसे डिस। इसका भी होगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस का a²। तो ये 3 फार्मूले। अब इसके बाद यहाँ से मेन फार्मूले की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 3 बड़े फार्मूले वो उसके बाद लिखूंगा। 1/, विदाउट अंडर रूट a² माइनस x² dx। ये इंटीग्रेशन 1/, में विदाउट अंडर रूट x² माइनस a² dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोनों में 1/2a आता है, इसमें भी 1/2a आएगा। इसका लॉग के अंदर यहाँ पे a प्लस x और a माइनस x, इसमें भी लॉग ये आएगा अपने पास। यहाँ पे ये आ जाएगा a माइनस x अपॉन में a प्लस x।
तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं जिसमें से बिल्कुल एज इट इज़ आपको आएगा, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब साथ में मैं यहाँ पे 3 जो मेन फार्मूले हैं वो भी लिख रहा हूँ, और वैसे मैं इनको रब करके लिख देता हूँ क्योंकि वो 3 मेन फार्मूले हैं, वो ही एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, उनकी बिल्कुल गारंटी है ये आए ना आए, पर ये फार्मूले सबको याद होंगे। और अब वो फार्मूले जो मेन हैं तीनों मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो फार्मूले हो सकता आए या ना आए, इस फार्मूले पे आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आपको यहाँ पे 3 फार्मूले, ये तीनों 1 के अपॉन में नहीं होते, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा क्योंकि याद करने में आसानी रहे। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स। तो तीनों में 1/2 आता है। मैं तीनों को एक साथ याद करने की मेथड भी बता रहा हूँ। तीनों में 1/2 आता है। ब्रैकेट के अंदर x के मल्टीप्लाई में जो टर्म है वही का वही, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी x के मल्टीप्लाई में वही टर्म, x इंटू में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर भी x के साथ जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है वही आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर। अब इसकी जो 1 के अपॉन वाला फार्मूला था, तो 1 अपॉन का फार्मूला ये वाला फार्मूला था, तो उसको अपन यहाँ रख देंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसके 1 के अपॉन का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके 1 के अपॉन का जो फार्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले याद करने की ट्रिक आप एक बार और समझें। ये दोनों फॉर्मूले और ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपको मल्टी कॉलम आने के लिए, और उनका याद करने का तरीका बहुत सरल है। आपको यहाँ पे जो टर्म दिख रही है वही की वही टर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो वो उसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो टर्म दिख रही है वही की वही टर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसका आंसर होगा। ये जो टर्म दिख रही है वही की वही टर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पहली चीज़, तीनों में 1/2 में नहीं आता है तो तीनों में 1/2 आएगा। एक्स के मल्टीप्लाई वो खुद आ जाएंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर, और लॉग के साथ उसके 1 के अपॉन के फॉर्मूले का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो थी मैजिक कॉलम की बात। तो मैजिक कॉलम में बिल्कुल इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले से ही मैजिक कॉलम आएगी। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो स्टैंडर्ड फार्मूले आप अच्छे से कर लेना। हो सकता है कि एक आधी छोटा मोटा क्वेश्चन आपको इसमें डाल भी दें, लेकिन 99% स्टैंडर्ड फार्मूले से ही मैजिक कॉलम आती है एमपी बोर्ड में हर साल। इंटीग्रेशन में एक मैजिक कॉलम आती है और 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें आपको यहाँ पे कैंसलेशन लॉ 1 वर्ड में आपको लिखने को भी आ सकता है। कैंसलेशन लॉ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर 100% ऐसा होता है कि 1 नंबर में एक शब्द में आपको कैंसलेशन लॉ लिखने को आएगा, तो उसकी कोई डेफिनेशंस नहीं लिखना है। हिंदी में इसको निशन का नियम बोलते हैं। कैंसलेशन लॉ होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका आंसर लिखोगे e की पावर x प्लस f ऑफ x प्लस c। तो ये पूरा कैंसलेशन लॉ होता है। यहाँ पे c को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, टेम्पररी कांस्टेंट बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e की पावर x साइन x। ये आपको इस टाइप से दे सकते हैं 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी दे सकते हैं। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे ये डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि पहला वाला और ये मल्टीप्लाई में, नहीं तो बच्चे क्या समझ लेते हैं पहले वाले के साथ में हम मल्टीप्लाई नहीं, वो आगे पीछे बोल सकते हैं प्लस प्लस में। तो ध्यान रखना कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा e की पावर x 1/x, e की पावर x sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x tan x होता है। तो इसके साथ में जो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x sec x। अब इसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन log ऑफ sec x 2-3 होते हैं। तो tan x का एक और डिफरेंशिएशन tan x के डिफरेंशिएशन जो होता है log ऑफ sec x होता है। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा e की पावर x tan x।
तो ये कैंसलेशन लॉ है, प्लस सी आप सब में लगाओगे, प्लस सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट, टेम्परेरी कांस्टेंट बोलते हैं। कैंसलेशन लॉ अच्छे से याद रख लेना, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स। कैंसलेशन लॉ वन वर्ड में लिखने को आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो कैंसलेशन लॉ अच्छे से कर लेना, स्टैंडर्ड फार्मूले से मेहदी कॉलम कर लेना। साथ में इंटीग्रेशन के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। अभी आपने कैंसलेशन लॉ देखा और स्टैंडर्ड फार्मूले देखे, अब इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन से ये बात पक्की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैच दी कॉलम ही आएगी, सही जोड़ी आएंगी, तो आप स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़ के जाना और कैंसलेशन लॉ के क्वेश्चन छोटे मोटे करके जाना, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार बहुत स्कूलों में आए हुए हैं, पहले भी MP बोर्ड में आए हुए हैं। तो अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है a की पावर x dx, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x log a, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a, तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसके लिए कुछ आपको कुछ भी नहीं है, याद रख पाएंगे आप। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा e की पावर में log होता है, तो log हट जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, cos x बचेगा, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, तो यहाँ पे आपका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा, sin x प्लस सी। इसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन है इसमें e की पावर log है, तो यहाँ से log भी हट जाएगा, x अपॉन x बचेगा dx, इसका इंटीग्रेशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। अब x तो आंसर कहीं दिया नहीं है, तो बुक वाले भी चालाक हैं, उनने क्या करा, इसको e की पावर log x प्लस सी लिख दिया, मतलब log हट जाएगा, तो इसको x को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसमें आंसर कौन सा, ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन के छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले अच्छे से पढ़ लेना, कैंसलेशन अच्छे से पढ़ लेना। साथ में मैं आपको 2 फार्मूले और बता देता हूँ, वो फार्मूले भी आप अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में वो दोनों फार्मूले भी आपको यहाँ पे आ जाएँ, तो मैं वो दोनों फार्मूले भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन आएंगे तो बहुत छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये दोनों फार्मूले भी आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं दोनों को याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx और dx, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगा e की पावर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले साइन दिया है, तो पहले साइन bx आएगा, फिर cos bx आएगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास cos bx दिया है, तो पहले cos bx आएगा और फिर यहाँ पे sin bx आएगा। पहले के साथ a का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ b का, पहले के साथ a का, फिर दूसरे के साथ b का। अब दूसरे में प्लस आएगा कि माइनस, इसका कंफ्यूजन। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन में जब सामने साइड c वाली टर्म आती है तो क्या आता है, माइनस, तो यहाँ सामने वाली साइड c वाली टर्म आ रही है तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में। तो आप ये 2 फार्मूले और पढ़ लेना, और छोटे मोटे क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटीग्रेशन की आप बिल्कुल अच्छे से समझना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन भी कर लेना, ये भी आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डायरेक्टली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो गलत है, ठीक है। इस टाइप से नहीं, आप 1 का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन चलिए वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको 2 सेकेंड में कैसे करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, पर ये x की पावर 4 e की पावर x dx ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप आइलेट रूल से, जो आइलेट रूल होता था आपका, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखो, ठीक है, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ना, इसका डिफरेंशिएशन 4x3, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसका अगेन डिफरेंशिएशन 24x, इसका अगेन डिफरेंशिएशन 24, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, इसी का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, इसी का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, इसी का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर आ गया। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई वगैरह भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैं साइन एक्स ले लेता हूँ।
अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। तो पहले वाले को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो cos का साइन का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x, फिर इसी का इंटीग्रेशन तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, फिर इसी का वापस से इंटीग्रेशन तो हो जाएगा प्लस का cos x, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर cos x और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x sin x। इसके क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आते नहीं है, ये आईआईटी लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो इंटीग्रेशन के आप समझ गए होंगे किस टाइप से क्या आते हैं, आप करें इसको अच्छे से समझें। जो बच्चे को डर लगता है कि इंटीग्रेशन काफ़ी टफ है, तो देखो इंटीग्रेशन एमपी बोर्ड में 13 मार्क्स का आता है, 13 नंबर का आता है, जिसमें 6 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे, 5 नंबर की मैजिक कॉलम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ रही है, एक आदि छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा, ये कैंसिलेशन लॉ आ जाएगा, तो आप उसको इससे कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखें और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो कम से कम, क्योंकि वीडियो को बना रहे हैं, मेहनत लगता है, वर्क हार्ड करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज के सभी मैथ्स इसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ पाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल। डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट्स में 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, टोटल 5 नंबर का इसका वेटेज है, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस भी प्रूव करने वाला आता है और वो भी इजी आता है, तो आप वो भी कर पाएंगे, बहुत सरल रहता है। और इसका 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपने 10th सीबीएसई में पढ़ा है कि 3 पॉइंट को लीनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। तो आपको बोल रहा है तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, तो के की वैल्यूज फाइंड करो। तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट अगर को लीनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2, ये रहता है x1, x2, x3 और y1, y2, y3 और 1, 1, 1 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 1/2, y1, y2, y3, 23, 31, 12 मल्टीप्लाई वगैरह करते थे, तो वो 10th का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये तीनों कोलिनियर है, तो के की वैल्यू फाइंड करना, तो ये ऑब्जेक्टिव आने के एमपी बोर्ड में बिल्कुल चांसेस हैं, इस टाइप के आप कर लेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। ये 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो बनाएंगे नहीं, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, तो x1 की जो वैल्यू है वो 1 है, x2 की जो वैल्यू है वो k है, x3 की जो वैल्यू है -3 है, और यहाँ पे अपने पास जो y1 की जो वैल्यू है वो 4 है, और y2 की जो वैल्यू है -2 है, और y3 की जो वैल्यू है 16 है, और यहाँ पे 1, 1, 1 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसमें ऑपरेशन लगा लो या इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अपन इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर देते हैं। आप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से ही आएगा और एक ही आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर देता हूँ, कोई छोटा सा क्वेश्चन है, इसको और इसको छुपाएंगे। R1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, ये 1, 16, 1 माइनस का k इंटू में, इसको और इसको छुपाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 1, 16, 1 और यहाँ पे प्लस, बट ये -3 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अपने पास इसको और इसको छुपाएंगे तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस का 2, 1, 1। क्वेश्चन बहुत इजी है पर एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको उधर ले जाएंगे, -2 माइनस का 16 माइनस का k, 4 माइनस 16 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 0। तो ये बचेगा माइनस का 18 और यहाँ पे अपने पास माइनस का 12, तो प्लस का 12k हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 6, तो इसमें 18 इक्वल टू 0। ये दोनों 36 हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 12k इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको उधर ले जाओ तो 12k इक्वल टू 36, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, बिल्कुल आएगा। डिटरमिनेंट्स में 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव आना है और ये वाला क्वेश्चन आना है। यह हो सकता है कि आपसे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ ले, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अपन इसमें कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये एग्जाम में आती है और अगर ये एग्जाम में आ गया तो बच्चा छोड़ जाता है, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रख पाता है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहली चीज़ ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगर एग्जाम में आ गई तो बच्चा एक दूसरे से पूछते रह जाएगा और छोड़ के आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए आई। तो ये दोनों के इक्वल टू में आपको ये लिखना रहेगा। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी को आप अच्छे से देख लेना, कई बार प्री बोर्ड में आ चुकी है, जो गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड होते हैं उसमें, तो यहाँ पे होगा मॉड ऑफ ए आई। ये दोनों इक्वल टू में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे दिया होगा, तो आपको ये लिखना रहेगा।
दूसरी कंडीशन, यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसका पूरे का मॉड दिया है तो वो इक्वल टू होता है किसका, मॉड ऑफ ए की पावर n-1। ऐसा क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर पूछा था कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स है 3 के ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ऑफ ए मॉड क्या होगा, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो n की वैल्यूज है वो 3 है, अगर मैं इसमें रखूँगा 3-1 तो वो बचेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। इट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश मतलब ट्रांसपोज, तो वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए के होल डैश के इक्वल टू। एडजॉइंट ऑफ ए भी इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये सभी प्रॉपर्टी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हैं जो आपसे वन वर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में कहीं भी पूछ सकते हैं, आएगी। अगर ये आए तो बच्चों के लिए टफ रहेगा। दूसरी कंडीशन, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, आप एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हैं तो इसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी आपके लिए काम की हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये वाले क्वेश्चंस और एक इसके पहले जो भी अपन ने करा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियर कंडीशन होती है तो वो वाला क्वेश्चन देते हैं कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 दिया और के की वैल्यू फाइंड करो, तो दोनों क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, तो ये 1-2 ऑब्जेक्टिव वही भी देख लेते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया सकता है कि दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हैं और x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपांड करता हूँ, इसका अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूँ तो ये 2x² हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस तो ये क्या हो जाएगा 14, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x² माइनस का 14, और मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 12 का 2 और 1 तो 3 32। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 40 को उधर ले जाओ तो ये बचेगा आपके पास 2x² और ये हो जाएगा 32 प्लस 14, और यहाँ पर 2x², ये दोनों का ऐड करेंगे 2 7, इसको इधर ले जाएंगे तो x² इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू बचेगी ±6, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आप इसको ध्यान रखना, ये अच्छे से आप कर लेना। मैं अब इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ये आपको 2019 में MP बोर्ड में आया था, ये उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है जो अभी मैंने लिखा था आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड है वो होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर होता है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो वही बोला है ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर n × n होगा ऑफ द ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना दिया है अपने को 3 × 3, तो n की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। देन तो n की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू 3-1, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर ये मिला। ये 2019 में क्वेश्चन आया था जिसका आंसर ये आपका फर्स्ट वाला आंसर है। तो ये तो थे डिटर्मिनेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डिटर्मिनेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं, और इसके पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव कराए हैं, उसके पहले मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं। इसके जो बाकी के चैप्टर हैं वो भी मैं ऑब्जेक्टिव के आपको बना के डाल दूंगा, तो आप इन ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आएंगे। ये तो लॉकडाउन कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए मेरे को टाइम मिल पा रहा है, मैं आपको वीडियो बना पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास टाइम ही नहीं रहता और मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाता था यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस वीडियो इन क्वेश्चन को अच्छे से करें और बिल्कुल समझ लें ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं।